नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। महाकुंभ में महिलाओं के पवित्र स्नान को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने यह बताया है कि संगम में स्नान करने वाली महिलाओं और लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पहली एफआईआर में एक टेलीग्राम के चैनल का जिक्र किया गया है। टेलीग्राम ऐप आपने देखा होगा, टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल है, उसके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज किया गया है। और आज हम आपको इसका नाम नहीं बता रहे हैं इस चैनल का, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग इस टेलीग्राम चैनल का नाम देखने के बाद इन्हें सर्च करने के लिए सर्च करना शुरू कर दें। पुलिस का कहना है कि महाकुंभ में महिलाओं और लड़कियों के स्नान करते हुए और कपड़े बदलने के जो आपत्तिजनक वीडियोस चोरी छिपे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, उन्हें इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके बेचा जा रहा है। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत हो रही है महाकुंभ में, और वो भी हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस तरह के एक वीडियो को खरीदने के लिए $1 से लेकर $20 यानी 86 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। ये भी इसी देश के लोग हैं। बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले भी इसी देश के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं, और इन वीडियोस को देखने वाले और इनके लिए पैसा देने वाले लोग भी इसी समाज के हैं। तो ये तो एक एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर एक और इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ दर्ज हुई है और यह अकाउंट अब भी डिलीट नहीं हुआ है और इस अकाउंट पर लगातार महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की निजी तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन वीडियोस को हजारों लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कई लोग अपने कमेंट्स में यह लिख रहे हैं कि वो महाकुंभ के ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं। यह इससे भी दुखद बात है। हमारे देश के लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसे अपनाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे होता है वो आज आप इस खबर से समझ सकते हैं, जिसमें कुछ लोग महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं के वीडियोस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। उन्होंने इसे एक बिजनेस बना लिया है और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ब्लेटेंटली इलीगल है, ये कानूनन अपराध है, आईटी एक्ट में अपराध है, बीएनएस में अपराध है और बहुत ही चीप तरीके की हरकत है। एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है। कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स, टेलीग्राम अकाउंट्स, चैनल्स, इन पे एफआईआर दर्ज की है, जिसपे इस तरीके की शिकायत हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कल ये शिकायत प्राप्त हुई थी और कल ये एफआईआर इसमें हुई है। हम लोग की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जो सेल है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग की जो सेल है, वो रेगुलरली ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित कर रही है। उनमें एफआईआर दर्ज होंगी और अरेस्टिंग होगी। दिस इज अ ग्रेव ऑफेंस। इनमें सब में गिरफ्तारियां होंगी और जो भी ऑब्जेक्शनेबल इस तरह की कंटेंट है उन्हें रिमूव कराया जाएगा। ये शिकायत है कि टेलीग्राम चैनल्स में ऐसे वीडियो बेचे जा रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं वो दोनों इक्वली इसमें दोषी बने हैं और जो खरीद रहे हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और जो बेच रहे हैं वो तो गिरफ्तार होंगे ही। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल्स पर जाकर इन वीडियोस को पैसा देखकर देख रहे हैं तो यह मत समझिएगा कि आपका अपराध कम हो जाएगा। आप अपराधी नहीं हैं, आप भी बराबरी के अपराधी हैं। जो लोग इन वीडियोस को बना रहे हैं वो तो अपराधी हैं ही। उनके बारे में तो आप कह ही सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी विकृति और गंदगी भरी हुई है। जो लोग इसे खरीद कर देख रहे हैं वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी 26 फरवरी तक चलेगा और अब भी इसमें 6 दिन बाकी है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करके लौट चुके हैं और अब उन्हें चिंता है कि कहीं किसी ने उनके परिवार की महिलाओं का भी ऐसे ही स्नान करते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया है। ऐसे लोगों से हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप खुद से अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। खास तौर पर महिलाएं ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि वो अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके वीडियोस का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह के आपत्तिजनक वीडियोस शेयर कर रहा है तो आप इसकी शिकायत तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस को कर सकते हैं
और इसके लिए मैं आपको एक ईमेल आईडी बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। sp-cyber.lu@up.gov, ये एक ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल लिख सकते हैं। और एक नंबर भी आप नोट कर लीजिए, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है और बहुत आसान है याद रखना, 112। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तीसरी बात, जो महिलाएं आने वाले दिनों में महाकुंभ जाकर स्नान करने के बारे में सोच रही हैं, वो इस दौरान जरूर सावधान रहें और अगर भीड़ में कोई उनका वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, तो वो इसकी शिकायत भी वहां स्थानीय पुलिस से कर सकती है। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो समाज इस तरह के वीडियोस देख रहा है, जो समाज इस तरह के वीडियोस बना रहा है, उसकी वजह से धीरे 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 कैसे ये गंदगी फैलती चली जाती है और बड़ी संख्या में लोगों का जो दिमाग है वो विकृत होने लगता है, उनके दिमाग में इस तरह की गंदगी आने लगती है और फिर वो लोग भी इस तरह के काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो खाना आप खाते हैं अपने शरीर के लिए, आप कोशिश करते हैं कि आप हमेशा शुद्ध खाना खाएं, क्योंकि शुद्ध खाने से आपके शरीर को स्वस्थ रहने में आसानी होती है। शुद्ध खाना आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार से आपके दिमाग के लिए भी जो भोजन है, ये कंटेंट आपके दिमाग का भोजन है। जितना स्वस्थ और शुद्ध कंटेंट आप अपने दिमाग को देंगे, आपका दिमाग उतना ही शुद्ध रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। और जितना खराब भोजन आप अपने दिमाग को खिलाएंगे कंटेंट के रूप में, आपके दिमाग में भी उतनी ही गंदगी आएगी। आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो भी उतनी ही खराब होती चली जाएगी। अब हम आपको दिल्ली के यमुना किनारे पर लेकर चलते हैं, जहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट पर आरती की है। दिल्ली के चुनावों में यमुना नदी का प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सरकार में आई, उनकी सरकार बनी, तो वो यमुना नदी को साफ कर देंगे। और आज से ही उन्होंने पहले दिन से ही, शपथ लेते ही कुछ ही घंटों में इसकी शुरुआत कर दी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट की पहली बैठक की शुरुआत यमुना घाट पर आरती के साथ की। हालांकि बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में आज पहली बार यमुना घाट पर ऐसी आरती हुई है। देखिए, बीजेपी ने आते ही कैसे यमुना घाट पर आरती शुरू करवा दी है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन यह दावा गलत है। तो यह भी हमारी जिम्मेदारी, हम आपको बता दें, इस तरह की आरती बीजेपी के आने के बाद से नहीं हुई है, यह आरती पहले भी होती थी। वर्ष 2015 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उन्होंने भी दिल्ली में यमुना नदी के गीता घाट पर जाकर ऐसे ही एक भव्य आरती का आयोजन करवाया था और इस आरती में उस समय आम आदमी पार्टी के भी सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। हालांकि यह अलग बात है कि इसके बाद केजरीवाल यमुना नदी को भूल गए, उन्होंने यमुना के साथ धोखा किया और यमुना नदी की हालत बद से बदतर होती चली गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अपने शुरुआत 2015 में ऐसे ही की थी, वो तस्वीरें भी आज हमने आपको दिखा दी हैं। लेकिन अब नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया है कि बीजेपी की सरकार में यमुना नदी साफ हो जाएगी और अब यमुना मैया को और ज्यादा बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे।
आज माँ यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। माँ यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। तो इस बार यमुना मैया ने बीजेपी की भी नैया पार लगा दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में यमुना नदी की सफाई पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी का 79% प्रदूषण अकेले दिल्ली में ही था और यमुना नदी के 75% बाढ़ क्षेत्र पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो अगले 1 साल में यमुना को इतना स्वच्छ और अविरल बना देगी कि दिल्ली के लोग यहां यमुना नदी के घाटों पर आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से आया करेंगे। कि आज उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट पेश होना था। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं आए और इसकी जानकारी उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पहले से ही दे दी थी कि आज हमारा वार्षिक बजट पेश होना है विधानसभा में, मैं नहीं आ पाऊंगा। और आज हम इस बजट का भी एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बाबा का जो बजट है वो क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में, वहां की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लोग बाबा कहकर बुलाते हैं। तो बाबा जो है प्रशासन तो करते ही हैं, बाबा को अपने सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन बाबा बजट भी बना सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 8,08,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश हुआ है। यही है बाबा का बजट, जो देश के किसी भी राज्य के वार्षिक बजट के मुकाबले सबसे बड़ा बजट है। 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है उत्तर प्रदेश का। यह किसी देश के बजट के बराबर है, छोटे देश के। यह भारत के इस साल के बजट के 16% के बराबर है और अनुमान है कि इस साल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 27,51,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यह पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए कम है और वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो सकती है। योगी सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो विकास से ज्यादा पैसा धार्मिक आयोजनों पर खर्च करती है, लेकिन इस बजट में सरकार ने नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, स्कूल, अस्पताल और नए कॉलेज बनाने पर कुल बजट का 20% हिस्सा खर्च करने का ऐलान किया है और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में विकास पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा शिक्षा पर 13%, कृषि और किसानों पर 11%, स्वास्थ्य पर 6% बजट खर्च होगा। यूपी की सरकार ने कहा है कि वो अगले 1 साल में लोगों को 92,000 सरकारी नौकरियां देगी, मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, 58 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे, अयोध्या में सोलर सिटी विकसित किया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे लोगों को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक शहर की स्थापना की जाएगी। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर 400 करोड़ रुपए, मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 30 करोड़ रुपए, अयोध्या के पर्यटन विकास पर 150 करोड़ रुपए, मथुरा के पर्यटन विकास पर 125 करोड़ रुपए और चित्रकूट के पर्यटन विकास पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार विकास के साथ साथ धार्मिक पर्यटन पर भी पूरा जोर दे रही है। जो लोग धार्मिक पर्यटन पर खर्च होने वाले इस पैसे को फिजूल खर्ची मानते हैं, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 45 दिनों के महाकुंभ के आयोजन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है अकेले महाकुंभ की वजह से। आप सबके लिए एक खुशखबरी